नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं भारत के पूरे 9000 साल के इतिहास में। हम उस सोर्स मटेरियल को खंगालेंगे जो हमें दिखाता है कि कैसे इस महान सभ्यता ने बार बार उठने, बिखरने और फिर राख से दोबारा जन्म लेने का एक अद्भुत चक्र पूरा किया है। यह बिल्कुल एक फीनिक्स पक्षी की तरह है और सच मानिए इस सफर को समझना बेहद रोमांचक होने वाला है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली ईंट कब रखी गई थी, आप शायद राजा महाराजाओं के बारे में सोचेंगे, राइट? लेकिन हमारा सोर्स हमें सीधा 9000 साल पीछे मेहरगढ़ ले जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग सिर्फ आम किसान नहीं थे, बल्कि दुनिया के पहले इंजीनियर थे। मतलब खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि 9000 साल पहले ही वो दांतों का इलाज करते थे। इस मिट्टी में डेंटिस्ट्री और आर्किटेक्चर की शुरुआत तभी हो चुकी थी। तो इस पूरे हजारों साल के सोर्स मटेरियल को आसानी से समझने के लिए इसे 5 युगों में बांटा गया है। पहला, सभ्यता की शुरुआत, फिर स्वर्ण युग और साम्राज्य, उसके बाद विदेशी आक्रमण और हमारा प्रतिरोध, चौथा, आजादी का संघर्ष और आखिर में राख से दोबारा उठना। चलिए पहले युग से शुरुआत करते हैं। कहानी 9000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ के उन पहले इंजीनियरों से शुरू होकर 3500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल शहरों तक पहुंचती है। और फिर आता है 1500 ईसा पूर्व का वैदिक काल, जहां लोहे के इस्तेमाल ने समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आप जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 15 लाख। ये सिंधु घाटी सभ्यता का असली स्केल है। 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ऐसा विशाल अंपायर जिसके शहर एकदम परफेक्ट 90 डिग्री ग्रिड सिस्टम पर बने थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम तो आज के आधुनिक शहरों को भी मात दे दे। सोर्स के मुताबिक ये लोग काफी शांति प्रिय थे और दूर मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज और प्रकृति के बदलते मिजाज की वजह से ये शानदार सभ्यता धीरे धीरे खामोश हो गई। वक्त आगे बढ़ा, समाज महाजनपदों में बदला और सोर्स हमें भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज की ओर ले जाता है। ये वो दौर था जिसने दुनिया को आचार्य चाणक्य का इंटेलेक्ट दिया, सिकंदर जैसे विश्व विजेता को सीमाओं से वापस लौटने पर मजबूर किया और मौर्य व गुप्त जैसे विशाल साम्राज्यों की नींव रखी। ज्ञान, विज्ञान और दर्शन सब कुछ अपने चरम पर था। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही क्रूशियल टर्निंग पॉइंट हाईलाइट करता है, सम्राट अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन। कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत देखकर एक बेहद आक्रामक और विजेता राजा रातों रात शांति का दूत बन गया। उन्होंने अपनी तलवार हमेशा के लिए छोड़ दी और बौद्ध धर्म के जरिए पूरी दुनिया में अहिंसा का संदेश फैलाया। इंसान के भीतर बदलाव की इससे ज्यादा पावरफुल कहानी शायद ही कोई हो। अब जरा इस नंबर पे गौर करिए, 10,000। गुप्त और हर्ष के दौर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में एक साथ इतने छात्र पढ़ते थे। सोचिए, कोरिया, चीन, तिब्बत से लोग यहाँ आ रहे थे। उस समय भारत पूरी दुनिया के लिए मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर था। ज्ञान के मामले में हम पूरी दुनिया को लीड कर रहे थे। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी समृद्ध और पावरफुल सभ्यता अचानक विदेशी हमलावरों के हाथों में कैसे चली गई? सोर्स इस डार्क पीरियड को बहुत साफ तौर पर दिखाता है, गजनवी के लूटपाट वाले हमलों से लेकर तराइन और पानीपत के युद्धों तक। इसका सबसे बड़ा कारण जो सोर्स बताता है वो हथियारों की कमी नहीं थी, बल्कि वो थी आपसी फूट। इसी इंटरनल वीकनेस ने अरब और तुर्क घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोल दिए। इस दौर में रेजिस्टेंस की कई बेहद इमोशनल कहानियां भी सोर्स सामने रखता है, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किस्सा। 1192 में अपनों की गद्दारी की वजह से वो मोहम्मद गोरी से हार गए और उन्हें बंदी बनाकर अंधा कर दिया गया। लेकिन अपने कवि मित्र चंद बरदाई की कविता सुनकर सिर्फ आवाज के अंदाजे से उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया और अपनी मातृभूमि का बदला लिया। ये अदम्य साहस का प्रतीक है। इन हमलों के कल्चरल इम्पैक्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। जब नालंदा जैसे ज्ञान के केंद्र जलाए गए या चित्तौड़गढ़ पर हमले हुए तो हालात कितने भयानक थे, इसका अंदाजा जौहर से लगता है। 1303 में रानी पद्मिनी और 16,000 महिलाओं ने विदेशी हमलावरों से अपना सम्मान बचाने के लिए खुद को हंसते हंसते धधकती आग के हवाले कर दिया। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े दर्द की गवाही है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भारत ने हार मान ली थी। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि दिल्ली सल्तनत और मुगलों की इतनी बड़ी ताकत के बावजूद पूरे भारत में लगातार एक कड़ा प्रतिरोध चलता रहा।
चाहे वो मेवाड़ में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप का जंगलों से लड़ा गया युद्ध हो, महाराष्ट्र में औरंगजेब की नींद उड़ाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हों, या फिर दक्षिण में हरिहर और बुक्का, ये वो दीवारें थीं जिनसे हमलावरों को भी टकराना पड़ा। और उस दौर की कभी ना झुकने वाली स्पिरिट को समझने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज का ये कोट ही काफी है। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर उन पर अकल्पनीय क्रूरता की, लेकिन उनका जवाब था, अगर तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो और पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही दृढ़ संकल्पों ने भारत की पहचान को पूरी तरह मिटने से बचाया। चलिए अब अगले चैप्टर पर चलते हैं, मुगलों के पतन के बाद की वो आपसी कला जिसका फायदा उठाया एक विदेशी व्यापारी कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 की आज़ादी तक का सफर बहुत ही दर्दनाक रहा। सोर्स दिखाता है कि कैसे उन्होंने चालाकी से पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा किया और हमारी सारी दौलत निचोड़ ली। सोर्स इस दौर के एक बहुत ही कड़वे सच को सामने लाता है। ब्रिटिश एम्पायर की जो बेतहाशा दौलत बन रही थी, वो दरअसल भारतीय किसानों और कारीगरों की बर्बादी पर खड़ी थी। मीर जाफर के गद्दारी से शुरुआत हुई और फिर अंग्रेजों ने सारा अनाज लूट लिया, जिससे बंगाल में भयानक अकाल पड़े। लोकल बुनकरों का रोजगार तबाह कर दिया गया, जबरन नील की खेती करवाकर उपजाऊ जमीनें बर्बाद कर दी गईं और नमक जैसी बेसिक चीज पर भी बेरहम टैक्स लगा दिया गया। तो जब जुल्म इस कदर बढ़ गया, खास तौर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तो सोर्स बताता है कि भारतीय प्रतिरोध दो बिल्कुल अलग मोर्चों पर जागा। एक तरफ था शांतिपूर्ण आंदोलन, जहां महात्मा गांधी दांडी मार्च और बायकॉट लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी सशस्त्र क्रांति, जहां भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने अपना महान बलिदान देकर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आजादी की इस लड़ाई का क्लाइमैक्स बहुत ही पावरफुल था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने पूरे देश में आग लगा दी। सोर्स हाईलाइट करता है कि कैसे उनकी बनाई आजाद हिंद फौज ने सीधे तौर पर ब्रिटिश सेना को चुनौती दी और उनकी मिलिट्री कंट्रोल की जड़ें हिला दी। अब आते हैं अपने आखिरी युग पर, जिसे सोर्स सचमुच भारत का राग से उठकर फिर से खड़ा होना कहता है। 1947 की वो आजादी जो एक बेहद दर्दनाक बंटवारे के साथ आई थी। एक अंग्रेज अफसर ने नक्शे पे बस एक लकीर खींचकर हजारों साल पुराने साझे इतिहास को बांट दिया। लेकिन इसके बाद 1971 का युद्ध, 1998 में पोखरण का परमाणु परीक्षण और 2023 में चंद्रयान 3 का चांद पर उतरना, ये भारत की वापसी की शानदार कहानी है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 562। जब अंग्रेज गए तो भारत 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। उनका सोचना था कि भारत कभी एक नहीं रह पाएगा, लेकिन ये वो रियासतें थीं जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मास्टरफुल कूटनीति से एक धागे में पिरो दिया। आज जो यूनिफाइड और विशाल भारत का मैप हम देखते हैं, वो उन्हीं की बदौलत है। और ये देखिए, 93,000, ये नंबर भारत की तेजी से उभरती मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा सबूत है। 1971 के युद्ध में 93,000 सैनिकों का भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। जिसने भी हमें कमजोर समझा था, उसे पूरी तरह से अपना जवाब मिल गया था। सोर्स आज के इस टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिवाइवल पर बहुत फोकस करता है। मतलब सोचिए, जिस देश ने कभी साइकिल पर अपने रॉकेट के पार्ट्स ढोए थे, आज वो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एक ऐसा देश जिसने ग्रास रूट लेवल पर डिजिटल रेवोल्यूशन ला दिया है। जो कभी सुई तक इंपोर्ट करता था, आज वो ग्लोबल टेक डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ता है। पूरे 9,000 साल का ये सफर, मेहरगढ़ की ईंटों से लेकर चांद की सतह तक, इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई सभ्यता कितनी बार गिरी, बल्कि ये बताता है कि वो कितनी बार राख से उठ खड़ी हुई। तो सवाल ये है कि इतनी भयानक तबाही झेलकर भी बार बार मजबूत होने वाली इस सभ्यता का अगला चैप्टर आखिर कैसा होगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।